गुस्से में कौन आया होगा? बहू जरा देखना दरवाजे पे कौन है। दीदी आप कौन है दरवाजे पे? बहू वो माँ जी मेघना दीदी हैं, जीजा जी और बच्चों के साथ। तू तू यहाँ क्या करने आई है? तू तो इस अनाथ मोहन के साथ शादी करके चली गई थी ना हमसे रिश्ता तोड़ के, क्यों वापस आई है? उसी दिन से तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। निकल जा इस घर से और दोबारा कभी मत आना। माँ जी मुझे तो लगा था अब आपका गुस्सा शांत हो गया होगा और आपने हमें माफ कर दिया होगा। मेघना ने गलती ऐसी की है कि मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। ऐसे तो मत कहिए माँ, कब तक नाराज रहेंगी आखिर अपनी बेटी से आप? अब तो आप मुझे माफ कर दीजिए। वैसे भी माँ मोहन एक बहुत अच्छे इंसान है, मेरा फैसला गलत नहीं था। हाँ तो अच्छा है तो उसी के साथ रहे ना, फिर यहाँ क्यों आई है? माँ जी मेघना को मैं ही यहाँ लेके आया हूँ। तुम क्या लेके आए हो मेघना को यहाँ? और वैसे भी जब मेघना से ही हमारा कोई रिश्ता नहीं है तो तुमसे कैसे होगा? माँ जी मेघना का आप लोगों से मिलने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए मैं इसे यहाँ लेके आया हूँ। जिंदगी में माँ बाप की अहमियत को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ माँ जी, क्योंकि मैं खुद अनाथ हूँ ना, इसलिए मेघना का दुख मैं समझ पा रहा था। वो आपको बहुत याद करती थी। मेघना अंदर ही अंदर घुट रही थी माँ जी, इसीलिए आप लोगों से मिलाने के लिए ले आया मैं उसे यहाँ। अब आप हम दोनों को माफ़ कर दीजिए माँ जी। वैसे भी माँ बाप के बिना तो बच्चों का कोई वजूद ही नहीं है माँ जी। आप अगर माफ़ कर देंगी मेघना को तो मुझे भी एक माँ मिल जाएंगी। मेघना ने तो शादी करने से पहले तुम्हारी और हमारी हैसियत भी नहीं देखी। अपनी हैसियत देखी तुमने? कहाँ तुम और कहाँ हम? माफ कीजिएगा मोहन बाबू, पर आपके जैसे तो मेघना के बाबूजी के ऑफिस में नौकरी करते हैं। मेघना ने तुमसे शादी करके अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। कम से कम मेघना को शादी करने से पहले हमारी इज्जत के बारे में तो सोचना चाहिए था, पर नहीं, उस पर तो प्यार का भूत सवार था। क्यों मेघना, खा लिए शादी के लड्डू? पेट भर गया? आखिरकार मायके की दहलीज पे आएगी ना तू? मुझे तो अब भी लग रहा है तेरी कोई ना कोई जरूरत तुझे यहाँ लेके आई है। अब बता दे क्या चाहिए तुझे? ये कैसी बातें कर रही है माँ आप? मेरी कोई जरूरत मुझे यहाँ नहीं लेके आई है। क्या आप सब कुछ पैसे में तोलना जानती हैं माँ? मैं तो यहाँ अपनों से मिलने आई थी और आपने मेरी तो की पर मेरे पति की भी बेइज्जती कर दी। मैं तो यहाँ अपनी माँ से मिलने आई थी और आपने सही कहा माँ कि मैं किसी जरूरत से ही यहाँ पे आई हूँ और मेरी वो जरूरत आपका प्यार और आशीर्वाद था। मैं कुछ पैसे मांगने नहीं आई हूँ माँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। इनकी कमाई से मेरे घर की गुजर बसर आराम से चल जाती है माँ। आपने एक बार फिर मुझे गलत समझ लिया माँ। मैं तो यहाँ भैया भाभी आप बाबूजी का आशीर्वाद लेने आई थी माँ। वो क्या है ना माँ, आप लोगों से इतने दिनों से मिली जो नहीं, इसलिए आप लोगों की बहुत याद आ रही थी मुझे लगा कि जितना मैं आप लोगों को याद कर रही हूँ उतना शायद आप भी मुझे याद कर रहे होंगे, इसीलिए मैं मिलने आ गई। पर मैं गलत थी माँ। ठीक है माँ, फिर मैं चलती हूँ। चलिए मोहन जी यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे किसी को हमारी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये मेरा घर नहीं रहा, क्योंकि मेरी माँ के पास तो मेरे को देने के लिए आशीर्वाद भी नहीं है। नानी, आप मम्मी पापा को माफ कर दीजिए। मम्मी पापा हमारे कहने पे ही यहाँ पे आए हैं नानी। आपको पता है नानी, मेरे सारे दोस्त छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाते हैं। क्या हम भी अपनी नानी के घर छुट्टियों में आ सकते हैं? बोलिए ना नानी, जवाब दीजिए ना। आप ऐसे चुप क्यों हैं? कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे आने की। अब तुम दोनों अपनी मम्मी पापा के साथ जा सकती हो यहाँ से। ऐसे रोते नहीं है बेटा, चलो अपने घर चलते हैं। अब तू क्या खड़े होकर कर रही है यहाँ पे? जा अपना काम कर। बढ़िया ही मुझसे माफी मांगने वाली। जब इस मोहन के साथ एक एक पैसे के लिए मोहताज रहेगी ना, तब इसके अकल ठिकाने आएगी मेघना की। इसने तो हमारी और मोहन की हैसियत भी नहीं देखी और झट से शादी कर ली उससे। भला कहाँ मोहन और कहाँ हम? पर पता नहीं मैं भी क्यों परेशान हो रही हूँ। जिसको जो दिखाई दे ना वो करो। तुम्हें क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों भिन्नाई हुई हो? वही तुम्हारी लाडली की वजह से। अभी आई थी मिलने के लिए। क्या मेघना आई थी? तुमने उसे रोका नहीं? मुझसे मिलके भी नहीं गई वो? भला मैं क्यों रोकती उसे? उसने जो उस मोहन से भाग के शादी की ना, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। तुम भी ना 6 साल पहले की बातों को लेके बैठी हुई हो अभी तक। अगर बेटी और दामाद घर आए थे तो आशीर्वाद दे देती ना उन्हें, तेरा क्या बिगड़ जाता? सुनो जी, ये झूठे मूठे ढकोसले ना मुझसे नहीं होते हैं और मुझसे उम्मीद भी मत करना। वैसे बहुत पत्थर दिल औरत हो तुम। तुम्हारे बेटी और दामाद घर आए और तुमने रोका भी नहीं। अब आपको जो समझना है मेरे बारे में वो समझ लीजिए। मैं तो ऐसी हूँ। और अब तुम अपनी बेटी की वकालत मत शुरू कर देना। मुझे तो बस अपने बेटों से ही मतलब है।
और किसी से नहीं। बेटे अपनी जगह है जानकी, और बेटी अपनी जगह है। पर बेटियों से किसी के घर तो नहीं चलते ना, घर तो बेटों से चलते हैं। बहुत गलत सोच है जानकी तेरी। अब अपनी सोच को तो मैं बदल नहीं सकती। कितना बदकिस्मत बाप हूँ मैं कि बेटी अपने घर आई और मैं उससे मिल भी नहीं सका। मैं समय निकाल के खुद ही आऊँगा बेटा तेरे से मिलने के लिए। तेरी माँ तो अपने बेटों के गुरूर में ज़्यादा पागल हो रखी है। बाबूजी आपके लिए चाय ले आऊं? नहीं बहू, चाय की इच्छा नहीं है अभी। मैं जानती हूँ बाबूजी आप मेघना दीदी की वजह से परेशान है। हाँ सही कहा बहू तूने। तेरी सास के कड़े रवैये की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। बेटी दामाद शादी के बाद पहली बार घर आए, उसके बाद भी उसका दिल नहीं पसीजा। पता नहीं कैसी माँ है वो। मेघना, अभी तक अपनी माँ की कहे बातों को सोच रही हो? अब ज़्यादा मत सोचो, तुम देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगा? आपकी इतनी बेइज्जती करी माँ ने? माँ आपकी अच्छाई क्यों नहीं देख सकी? मेरा अपमान तो फिर भी मैं सह लेती, पर माँ ने तो आपका ही अपमान कर दिया। पर मैं कहाँ अपमानित हुआ? मैं तो देखो कितना खुश हूँ। पर मुझे तो आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। माँ को पता नहीं क्या हो गया अचानक से, वो इतना कैसे बदल गई? नहीं तो मेरे अंदर तो माँ की जान बसती थी। तुम माँ को थोड़ा समय दो मेघना, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे प्यार के आगे एक दिन माँ को भी झुकना पड़ेगा, और उस दिन मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। पर पता नहीं क्यों माँ अब हर चीज को पैसे से क्यों तोलने लगी हैं? दुनिया में सब कुछ पैसा ही तो नहीं है ना। खैर अभी तुम इन सब बातों को छोड़ो। मैं ये कह रहा था पास में ना मेला लगा है, चलो मेला देखने चलते हैं। तुम जल्दी से अपना मूड ठीक कर लो और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी 2 मिनट में खुद तैयार होके आती हूँ, बच्चों को भी लेके आती हूँ। मधुर के पापा, क्या हुआ? इतना उदास क्यों है? मधुर और संजीव में शायद कुछ अनबन चल रही है। क्या मतलब? मुझे ऐसे लग रहा है तुम्हारे दोनों बेटों की आपस में बिल्कुल नहीं बन रही है। ये दोनों भाई एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, और मैंने तो दोनों को बिजनेस में आए हुए प्रॉफिट को लेकर लड़ते हुए भी देखा है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, जो मैंने महसूस किया वही बोल रहा हूँ, और यही चिंता मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। पर मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। क्यों, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पे कि तुम्हारे दोनों बेटे आपस में बात ही नहीं करते हैं? हाँ आप सही कह रहे हैं, मैंने इस बात पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। मधुर को 1-2 बार देखा है मैंने संजीव पे गुस्सा करते हुए, पर मुझे लगा बिजनेस की कोई बात हुई होगी, इसीलिए आपस में गुस्सा कर रहे हैं। मुझे भी इसी बात की टेंशन है ना, कि कहीं पैसे का लालच दोनों भाइयों के प्यार को ना खत्म कर दे। तो अब क्या करने की सोच रहे हैं आप? मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बिजनेस का बंटवारा कर देता हूँ। मुझे लगता है यही सही समय है बिजनेस का बंटवारा करने के लिए। समय पे बिजनेस का बंटवारा हो जाएगा तो दोनों भाई अपनी अपनी कंपनियां संभाल लेंगे, और हो सकता है इससे इनका आपसी मनमुटाव खत्म हो सके और दोनों फिर से प्यार से रहने लगे। हाँ, ये भी सही सोच है आपकी। तो फिर ठीक है, मैं अपनी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से कर दूंगा। 3 हिस्से? पर 3 हिस्से किस लिए? जब हमारे 3 बच्चे हैं तो तीनों को बराबर बराबर ही जाना चाहिए ना मधुर की माँ। आपका मतलब है कि आप मेघना को भी उसका हिस्सा देंगे? हाँ जरूर दूंगा। मेघना को मुझे उसका हिस्सा नहीं देना चाहिए, इसीलिए मेघना को आज मैंने घर पे बुलाया है। लड़कियों को कौन सा हिस्सा जाता है जी? आप कान खोल के सुन लो, अगर बंटवारा करोगे ना तो दोनों बेटों को ही करना, बेटी का उसमें कोई हक नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मेघना की माँ? ये क्या हर समय तुम मुझे मेघना की माँ करते रहते हो? मेघना से मेरा कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी उसने जो हरकत की है उसके बाद भी आप उसको उसका हिस्सा देंगे? उसने जो हरकत की है वो अलग मैटर है, पर मैं मेघना को उसका हिस्सा जरूर दूंगा। आ गई तो हमारे घर की शांति तुझसे देखी नहीं जाती। मेघना बेटा, आ अंदर आ। पापा, यहाँ किस बारे में बात चल रही है और माँ इतना नाराज क्यों है? हमारे घर के कलेश का कारण ही तू है। जानकी अब चुप हो जा। बेटी और दामाद घर पे आए हैं, उनके लिए चाय पानी का इंतजाम कर। आओ दामाद जी अंदर आओ। बहू जा मेघना के लिए चाय पानी का इंतजाम कर। जी पापा भी लाई। सुनो जी, आप जहाँ पे भी है ना जल्दी घर आ जाइए। पर ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे इतनी जल्दी घर बुला रही हो? मुझे लगता है बाबूजी कुछ बंटवारे की बात कर रहे हैं। बाबूजी चाहते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी के हिस्से कर दें। अभी मुझे ज्यादा तो कुछ समझ नहीं आया, पर उनकी बातों से अंदाजा लगाया मैंने। आप अगर आ जाएंगे तो जल्दी से पता चल जाएगा कि आखिर बात क्या है। और हाँ, तुम्हारे बाबूजी ने मेघना दीदी को भी बुलाया हुआ है। ठीक है फिर मैं अभी पहुंच रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, बड़े भैया आ गए? नहीं, मधुर भैया तो नहीं आए अभी। और भाभी? भाभी तो 2 दिन से अपने मायके गई हुई है ना। तो भाभी कब तक आ रही हैं, कुछ अंदाजा है? नहीं जी, इस बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता कि भाभी कब तक आ रही है। ठीक है, मैं ऑफिस का थोड़ा काम खत्म करके अभी निकलता हूँ। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है ना, बाबूजी मेघना को भी उसका हिस्सा देना चाह रहे हैं। वैसे सारी बात तो भी मुझे भी नहीं पता है, पर कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है इन लोगों के बीच में। वैसे भी मेघना दीदी माँ बाबूजी की लाडली जो ठहरी, बड़ी मुश्किल से इस घर से पत्ता कटा है मेघना दीदी का। कहीं माँ जी ने दोबारा से मेघना दीदी को अपना लिया तो, और बाबूजी ने कहीं एक कंपनी उठा के मेघना दीदी को दे दी तो जो हिस्सा हमें मिलना चाहिए वो मेघना दीदी को मिल जाएगा। शांत हो जा मीनाक्षी, शांत हो जा। जैसे मैंने अभी तक माँ बाबूजी के आगे अपने आप को दिखाया हुआ है ना, ऐसे ही आगे भी दिखावा करना पड़ेगा। एक बार जब हमें हमारा हिस्सा मिल जाएगा ना,
फिर मैं अपना असली रंग दिखाऊंगी माँ बाबू जी को। अभी तक तो मैं ही घूम रही हूँ माँ बाबू जी के आगे पीछे। अच्छी बहू की एक्टिंग कर करके ना मैं थक गई हूँ। आखिरकार इसी पल के लिए तो मैं अच्छी बहू का ड्रामा कर रही थी इतने दिनों से। अब तो मुझे एक एक कदम और भी फूक फूक के रखना होगा। इस समय तो गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए मुझसे। चलो अब चाय दे आती हूँ बना के मेघना दीदी के लिए। अच्छा तो ये बात थी, इस वजह से आप दोनों आपस में बहस कर रहे थे। बाबूजी, मेघना मेरी जिम्मेदारी है, आप उसकी फिक्र करना छोड़ दीजिए। और माँ, रही बात प्रॉपर्टी की, तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें भगवान ने जितना दिया है ना, हम उसमें बहुत खुश हैं। लो, मधुर और संजीव भी आ गए। नमस्ते भैया। और कैसी है मेघना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। आज तेरा यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? मेघना आज मेरे कहने पे यहाँ पे आई है। तेरे बाबूजी प्रॉपर्टी का तीसरा हिस्सा मेघना को देना चाहते हैं। मैं तो बाबूजी को मना कर रही हूँ भैया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पर बाबूजी यहाँ की जिद पड़े हुए हैं, मान ही नहीं रहे। पर बाबूजी ठीक तो कह रहे हैं, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलना ही चाहिए। ये क्या कह रहे हैं संजीव तू? माँ, मेघना हमारी बहन है, तो उसका तीसरा हिस्सा तो बनता ही है ना। वैसे तो हम बाबूजी मेघना को एक कंपनी भी दे सकते थे, पर मेघना उस कंपनी का करेगी क्या? क्योंकि कंपनी चलाने के लिए तो बिजनेस माइंडेड होना जरूरी है, और वो तो मेघना के अंदर है नहीं काबिलियत। और मुझे लगता है मोहन जी को भी बिजनेस की कोई समझ नहीं होगी। तो इसके अलावा तो फिर एक ही चीज़ बचती है, गांव में जो हमारी ज़मीन पड़ी हुई है ना बाबूजी, आप वो दे दीजिए मेघना को। पर उस बंजर ज़मीन का मेघना क्या करेगी बेटा? पर बाबूजी, वो बंजर ज़मीन भी तो आपके प्रॉपर्टी के हिस्से में ही है ना। हम दोनों भाई कंपनी ले लेंगे एक एक, और आप वो ज़मीन मेघना को दे दीजिए, और इस तरीके से घर का सारा कलेश ही खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है संजीव एकदम सही कह रहा है बाबूजी। तो ठीक है फिर, अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो यही सही फिर। लो, मेरे बेटों ने तो कलेश ही खत्म कर दिया सारा। मैं ना कहती थी मेरे दोनों बेटे हीरे हैं हीरे। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेघना के बारे में सोचा था उन्होंने, वरना मेघना ने जो हरकत की थी उससे तो उसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी चाहिए थी इस घर से। ठीक है बाबूजी, तो फिर हम चलते हैं। माँ मेरा यकीन मानो, मुझे इस घर की प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी पहले वाली माँ दोबारा चाहिए। वो तो तुझे इस जन्म में नहीं मिल पाएगी मेघना, तूने काम ही ऐसा किया है। माँ मेरी बात तो सुनो। कोई फायदा नहीं है उससे बात करने का मेघना, पर तू चिंता मत कर, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। ठीक है बाबूजी, तो फिर चलती हूँ अब मैं। ठीक है, तो कल वकील को बुला के सारी लिखत पढ़त करा लो, और फिर तुम दोनों अपनी अपनी कंपनियां संभाल लेना। ठीक है बाबूजी, तो मैं कल ही वकील को फ़ोन कर दूंगा, वो पेपर लेके कल ही आ जाएगा। प्रॉपर्टी बच्चों में देके मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा। अब क्या सोचने लगे आप? मैं ये सोच रहा था, इतनी जल्दी प्रॉपर्टी का बंटवारा करके कहीं कोई गलती तो नहीं करने जा रहा हूँ मैं। कहीं ऐसा ना हो हमारे बच्चे प्रॉपर्टी लेके हमें लात मार दे। तुम भी ना बेमतलब में अपने बच्चों पर शक कर रहे हो। तुमने देखा नहीं हमारे बेटे कितनी इज्जत करते हैं हमारी, और भगवान की दया से आप दोनों बहुओं ने भी आज तक हमारे आगे जबान नहीं खोली है। दोनों बहुत ध्यान रखती है मेरा, दोनों आगे पीछे घूमती रहती हैं। मुबारक हो जी, फाइनली आप एक कंपनी के मालिक बन जाएंगे अब। तो मैं भी बहुत बहुत मुबारक हो मालकिन साहिबा। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुमने मेघना को वो गांव वाली जमीन क्यों दे दी? अरे उस जमीन का हम करते भी क्या, बेकार बंजर जमीन थी वो, हमारे किसी काम की नहीं थी। सही किया ना उसे दे दी। और मेघना भी कितनी बुद्धू है, हंसते हंसते वो जमीन ले ली उसने, बेवकूफ़ लड़की। अगर हम वो जमीन नहीं देते ना मेघना को, तो बाबूजी कंपनी में हिस्सेदारी दे देते मेघना को। वो तो उस समय मेरा दिमाग सही से काम कर गया, और मैंने बाबूजी के दिमाग में वो गांव वाली ज़मीन का ख्याल डाल दिया। वैसे भी वो बिल्कुल बंजर ज़मीन है, उसका कोई लेके करेगा क्या? मेघना के भी किसी काम की नहीं है वो ज़मीन। मेघना अगर बेचने भी लगी ना तो कौड़ियों के भाव जाएगी वो ज़मीन। अब कम से कम बाबूजी भी तो दिमागी सुकून में रहेंगे ना कि हाँ मेघना को उसका हिस्सा मिल गया, वरना असली माल तो हमारे पास है। वैसे भी अब मैं थक गई थी माँ बाबूजी की जी हजूरी करते हुए। फाइनली अब उससे मुक्ति मिलेगी। वो तो अच्छा है मेघना ने उस मोहन से शादी कर ली, नहीं तो माँ जी के प्राण तो हमेशा उस मेघना में ही अटके रहते थे। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। अच्छा है मेघना नाम की बला टली हमारे सिर से, नहीं तो अब तक आधी प्रॉपर्टी की मालकिन होती वो मेघना। हमें तो मेघना का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसकी वजह से हमें एक एक कंपनी मिल गई आज। अब तुम क्यों इतने गुस्से में दिखाई दे रही हो? थोड़ा हंस के दिखाओ भाई, आखिरकार तुम एक कंपनी की मालकिन जो हो। काश ऐसा कुछ हो जाता कि तुम्हारे बड़े भैया को भी कुछ नहीं मिलता। तुम बिना क्या बातें लेके बैठ गई हो। चलो खैर छोड़ो इन सब बातों को, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तुमने तो जैसे मेरी मुंह की बात छीन ली। यही बात तो मैं तुम्हें बोलना चाह रही थी कि चलो अपनी खुशी को कहीं सेलिब्रेट करके आते हैं। ठीक है, तो फिर तुम तैयार होकर बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा बाहर ही इंतजार कर रहा हूँ। कहीं बाहर चल के डिनर भी करके आएंगे आज। हाँ जी कहिए, क्या बात है, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? अरे तुम्हें एक खुशखबरी जो देनी थी, इसीलिए बुलाया तुम्हें। कैसी खुशखबरी? तुम्हें पता है बाबूजी ने ना अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया। सच बोल रहे हो ना तुम? मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ? हाँ हाँ, एकदम सच बोल रहा हूँ।
एक कंपनी मेरे हिस्से में आई है और एक कंपनी संजीव के हिस्से में आई है। अब उन दोनों कंपनियों को हम अलग अलग चलाएंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम उस कंपनी के अकेले मालिक होंगे। अब तो तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा ना। अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा और ना ही किसी को हिसाब देना पड़ेगा। अब खर्चा भी अपना, कमाई भी अपनी और बचत भी अपनी। तो बस अब सबसे पहले ना एक घर खरीदो तुम, इस घर से अलग। मुझे नहीं रहना मीनाक्षी और माँ बाबूजी के साथ। मुझे तो इस औरत की शक्ल से भी नफरत है। ठीक है, तो फिर मैं कल ही किसी बिल्डर से मिलकर बात करता हूँ। हम लोग जल्दी खरीद लेंगे नया घर। और हाँ, तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी मेरे सिर पे नहीं आनी चाहिए। वैसे भी तुम्हारे माँ बाप का तो हमेशा से लाडला वो संजीव ही है ना, तो रहे संजीव के साथ। अरे तुम इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो। माँ बाबूजी वैसे भी इस घर को छोड़ के नहीं जाएंगे। उनके प्राण बसते हैं इस घर में। कहने का मतलब हम दोनों अपने घर में अब अकेले ही रहेंगे ना। इसका मतलब तो आगे की जिंदगी ऐश में बीतेगी। अब तुम देखना, हम खूब मजे करेंगे। चलो तो फिर इसी बात पे ना सेलिब्रेट करके आते हैं। कहीं बाहर चलते हैं और डिनर करके आएंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं। मदर बेटा, बड़ी बहू, तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या? जी माँ, हम दोनों बाहर जा रहे हैं। अब हम दोनों डिनर करके ही आएंगे। दोनों बाहर चले गए डिनर करने, और मेरे और अपने बाबूजी के लिए एक बार भी नहीं पूछा कि तुम भी चलो हमारे साथ। माँ। अरे संजीव बेटा, छोटी बहू, तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या? हाँ माँ, बाहर घूमने जा रहे हैं हम। अब हम रात तक ही आएंगे डिनर करके। मीनाक्षी बहू भी चलेगी? और मीनाक्षी कुछ ना कुछ तो बना के रख दी होगी किचन में हमारे लिए। अच्छी बात है, बच्चे अकेले घूम आएंगे बाहर जाके। वैसे भी हम दोनों उनके साथ क्या कबाब में हड्डी बनते। अब इस उम्र में अच्छे लगते बच्चों के साथ। और वैसे भी हमसे तो बाहर का खाना वैसे भी हजम नहीं होता है। इन दोनों को पता है ना कि बाबूजी बाहर का खाना नहीं खा सकते, बीमार हो जाते हैं, इसीलिए नहीं लेके गए होंगे हमें। जानकी, मेरे लिए ना जल्दी से खाना लगवा दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जी ठीक है, मैं अभी ले आती हूँ खाना। जी खाने के लिए तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। इंतजार करना पड़ेगा? पर क्यों? वो हमारे दोनों बहू बेटे तो बाहर गए हुए हैं खाना खाने के लिए, तो मुझे आपके लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा। मधुर और संजीव अकेले अकेले चले गए? हमारे लिए नहीं पूछा? अगर हमें बोलते तो हम भी चलते उनके साथ। इसी बहाने हमारी भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाती, हम भी बाहर खाना खा आते। आप भी ना ऐसी बातें करते हो, बच्चों के बीच में भला हम अच्छे लगते? हाँ बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अभी बना लाती हूँ आपके लिए कुछ। ऐसा पहली बार हुआ है कि बहू किचन में कुछ नहीं बना के गई हम लोगों के लिए। बहू आज जानबूझ के ही नहीं बना के गई है, नहीं तो बहू को पता था ना हम दोनों भी तो खाना खाएंगे। आ गया बेटा तू? मैं तेरा इंतजार कर रही थी। पर क्यों माँ, मेरा इंतजार क्यों कर रही थी आप? वो तेरे बाबूजी की गाड़ी खराब हो गई है, तो उसे तू ठीक करा दे। माँ, आपको तो पता है ना मुझे बिजनेस में कितना घाटा चल रहा है। उसके बाद भी आप मुझे रोज नए खर्चे बताती रहती हैं। मुझे लगता है बड़े भैया ने सही फैसला लिया, जो अपना अलग मकान लेके अलग रह रहे हैं। कम से कम आपसे और बाबूजी से तो मुक्ति मिली उन्हें। और अब सारी मुसीबत तो मेरे गले बंध गई ना। आप दोनों के तो खर्चे ही कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। संजीव, ये तू कैसी बातें कर रहा है? अपने माँ बाप को मुसीबत बता रहा है? और रही बात तेरे बाबूजी की गाड़ी की, तो उसे ठीक कराने में भला कितने पैसे खर्च हो जाएंगे? तेरे पास क्या इतने भी पैसे नहीं है कि तू अपने बाबूजी की गाड़ी ठीक करा सके? और रही बात बिजनेस में नफा नुकसान की, वो तो हमेशा चलता रहता है, आज कौन सी नई बात होगी? माँ, जब आपको बिजनेस की ABCD नहीं पता है ना, तो उसके बारे में नहीं बात करो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी हमारी गवर्नमेंट ने इतने पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाए हुए हैं। बाबूजी को बोलो अगर उन्हें कहीं जाना हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया करें। खामखा गाड़ी को ठीक कराने की क्या जरूरत है? और गाड़ी में कितना पेट्रोल खर्च होता है। ये संजीव इतना बदला बदला क्यों लग रहा है मुझे? ये ऐसे कैसे बात कर रहा है? हो सकता है संजीव सही कह रहा हो, इसे बिजनेस में वाकई में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया हो। आखिर दिन पे दिन संजीव को क्या होता जा रहा है? बड़े बहू बेटे तो बहुत दिन पहले ही बदल गए थे, इसीलिए तो हमें छोड़ के चले गए। और अब दूसरी तरफ ये संजीव भी हम दोनों को अनदेखा करने लगा है। ये भी बदला बदला सा लग रहा है, जैसे अब उसकी नजर में हम दोनों की वो वाली इज्जत है ही नहीं जो पहले किया करता था। पर हम संजीव को अब नाराज नहीं कर सकते, नहीं तो हो सकता है वो भी इस घर को छोड़ के चला जाए। गाड़ी की तो बात है, गाड़ी अगर ठीक नहीं भी होगी तो क्या हो जाएगा? अगर इनको कहीं जाना होगा तो बस में चले जाया करेंगे। बहू, अच्छा किया तू आ गई। मेरे सिर में ना बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सिर दर्द की गोली मिल नहीं रही है, जरा ढूंढ के दे दे मुझे। माँ जी, आपके सिर में दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूँ? आप अपने लिए गोली भी नहीं ढूंढ सकती हैं, वो भी लाके मैं ढूंढूं आपके लिए? और वैसे भी काम के इतने बोझ तो है नहीं कि आपके सिर में दर्द हो गया। सुनिए माँ जी, अब मेरे बर्दाश्त की ना इंतहा हो गई है। आप लोगों को रहना है ना तो आराम से रहिए इस घर में, वरना अपना इंतजाम और कहीं कर लीजिए। खामखा मेरा मूड खराब कर देते हैं सारा। ये आज मीनाक्षी ने कैसे बात की मुझसे? आखिर इस घर में सबको होता क्या जा रहा है? और ये क्या कह गई कि हम कहीं अपना इंतजाम और कर ले? इसका कहने का क्या मतलब था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकती वो।
हो सकता है मेरे सुनने में ही कुछ गलत हो, मैंने कुछ गलत सुना हो, बहू का कुछ और मतलब हो कहने का। नहीं नहीं, मेरी छोटी बहू तो बहुत अच्छी है, वो तो गलत सोच भी नहीं सकती हमारे बारे में। पहले नहीं आगे पीछे घूमती थी, उसने तो हमारे आगे कभी जबान नहीं खोली। बहुत इज्जत करती है मेरी छोटी बहू हमारी। किस सोच विचार में खड़ी हुई हो? आ गए आप? आपका इंतजार कर रही थी मैं। बहू को बोलना जरा 1 कप चाय बना देगी मेरे लिए, मैं बहुत थक गया हूँ। और हाँ, संजीव को भी बोलना है कि मेरी गाड़ी ठीक करा देगा। मैं ये कह रही थी कि गाड़ी ठीक कराने की क्या जरूरत है? सरकार ने इतनी बसें और ऑटो चला रखे हैं, आप उसमें भी तो जा सकते हैं। क्यों, गाड़ी क्यों ना ठीक कराऊँ मैं बस और ऑटो में क्यों जाऊँ? मैंने आज तक बिना गाड़ी के कहीं सफ़र किया है? मैं आज तक कभी बस और ऑटो में नहीं बैठा, तो इस उम्र में मैं बस और ऑटो में धक्के खाऊंगा? देखो जी, मुझे आपकी फिक्र है, इसीलिए बोल रही हूँ। रोड पे इतना ट्रैफिक होता है आजकल, कल को आपको कोई बात होगी तो, इसीलिए आपको गाड़ी ठीक कराने की ना कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद आप जहाँ भी जाएंगे ना, बस या ऑटो में जाना। मुझे लगता है कोई बात हुई है, इसीलिए तुम बार बार मना कर रहे हो गाड़ी ठीक कराने के लिए। आप भी ना हमेशा गलत ही समझते हो। बात क्या होनी है भला? मुझे आपकी फिक्र है, मैं तो इसीलिए बोल रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा ठीक है, फिर नहीं ठीक कराऊंगा। जाओ अब चाय तो ले आओ। ठीक है, मैं भी बना लाती हूँ आपके लिए चाय। पर तुम क्यों बनाओगी चाय? बहू को बोलो ना, बहू बना लाएगी। अरे मैं ही बना लाती हूँ ना, मैं वैसे भी बैठे बैठे बोर हो रही थी, और मेरे पास पूरे दिन कोई काम तो होता नहीं है। ये लीजिए आपकी चाय। मैं ये कह रही थी, अपने बड़े भैया को फोन करके बोल दो कि माँ बाबू जी को अपने साथ रख लेंगे। आखिर बड़े बेटे होने के नाते उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। ये माँ बाबू जी का ठेका मैंने ही ले रखा है, पूरी जिंदगी नहीं रख सकती माँ बाबू जी को मैं अपने साथ। माँ बाबू जी का ऑर्डर सुन सुन के मैं थक गई हूँ। बहू ये काम कर दो, बहू वो काम कर दो, जैसे मेरी जिंदगी तो अपनी खत्म सी हो गई है। माँ आप अचानक से ऐसे, आप कब आई? माँ जी, आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि बेटे बहू के कमरे में नॉक करके आना चाहिए? आपकी इस उम्र में ये चीज मुझे सिखानी पड़ेगी आपको? अरे अरे बहू, इतना क्यों भड़क रही है? मैं तो संजीव से उसके बाबूजी की रिपोर्ट के बारे में पूछने आई थी। वो संजीव आज हॉस्पिटल से रिपोर्ट लेके आने वाला था ना अपने बाबूजी की, बस मैं ऐसे ही लेने चली आई। बाबूजी की रिपोर्ट तो आप कल भी ले सकती थी माँ जी, अभी ऐसी कौन सी आफत आ रही थी कि आप कमरे में ही घुसी चली आई? ठीक है बहू, तो इतना नाराज मत हो। और संजीव, तू चुपचाप खड़े होकर सुन रहा है? तेरी बीवी ने इतनी सारी बातें सुना दी मुझे, तू अपनी बीवी को कुछ बोल नहीं सकता है? वो तेरे सामने तेरी माँ से कैसे बातें कर रही है? मुझे तो मीनाक्षी की एक बात सही लगी माँ। मीनाक्षी ने गलत क्या कहा, सही तो कह रही है। आपको ऐसे रूम बिना खटखटाए कमरे में नहीं आना चाहिए था माँ। वाह संजीव बेटा वाह, प्रॉपर्टी का बंटवारा क्या हुआ? तेरे तो सारे रंग ढंग सामने आ गए। तूने तो गिरगिट की तरह अपना रंग बदला। आज तेरे माँ बाबूजी तेरे पे बोझ हो गए हैं। पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसे लग रहा है कि तुम दोनों सिर्फ प्रॉपर्टी के बंटवारे का इंतजार कर रहे थे अब तक। तुम्हें प्रॉपर्टी क्या मिली? तुमने अपने रंग ढंग ही बदल दिए। पर मैंने बहुत दिनों से बर्दाश्त किया है तुम्हें, पर अब और नहीं। तो फिर क्या करेंगी आप माँ जी? घर छोड़ के चली जाएंगी? तो फिर जाइए ना, किसने रोका है आपको? इन दोनों बुड्ढे बुढ़ियों ने नाक में दम करके रखा हुआ है, जब देखो मुझे आंखें दिखाते रहते हैं। मैं इनके नखरे नहीं सहने वाली अब। सुनो जी, कह ही देती हूँ, इस घर में या तो अभी ये लोग रहेंगे या मैं। माँ बाबूजी का कुछ तो करना ही पड़ेगा अब मुझे। जानकी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैं बताता हूँ बाबूजी कि माँ इतनी परेशान क्यों है। हाँ संजीव, तू बता दे। देखो बाबूजी, अब बहुत हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकता। अच्छा होगा कि आप दोनों अपना रहने का और कहीं इंतजाम कर लें। मुझसे अब ये रोज की किचपिच नहीं सही जाती। बड़े भैया सही रहे, अपना अलग हो गए, और आप दोनों मुसीबतों को मेरे गले छोड़ गए। आखिर मीनाक्षी भी कितना करे आप लोगों के लिए, वो भी तो इंसान है ना, वो भी तो थक जाती है। और अगर हम आपकी चाकरी में लगे रहेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी कब जिएंगे? इसीलिए बाबूजी अच्छा यही होगा कि आप अपना इंतजाम और कहीं कर लें। पर संजीव बेटा, इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे इस घर को छोड़ के? मैंने तो मेरे पास कुछ भी नहीं रखा। मेरे पास जो भी था, जीवन की पूंजी, वो मैंने तुम तीनों संतानों को दे दी। और अगर तू इस घर से जाने के लिए हमें कहता तो हम कहाँ जाएंगे इस घर को छोड़ के? वो सब मुझे नहीं पता बाबूजी, वो सब आपकी हेडेक है, आप देख लीजिए। पर जितनी भी जल्दी हो सके ना, उतनी जल्दी करके ना बाबूजी अपना सामान लेके जाइए यहाँ से। गांव वाला घर भी तो हमारा खाली पड़ा है ना बाबूजी, आप एक काम कीजिए, वहीं चले जाइए। अब आप ये मत बोलना कि आप गांव में नहीं रह पाएंगे, दुनिया रह नहीं रही है गांव में। पर बाबूजी, भगवान के लिए हम दोनों को अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। वाह भैया वाह, क्या रंग बदला है आपने। मेघना, तू अचानक से यहाँ कैसे? मैं तो आप दोनों से एक रिक्वेस्ट करने आई थी। कैसी रिक्वेस्ट बेटा? बाबूजी, मैं चाह रही थी कि आप दोनों मेरे साथ रहें। आप तो जानते हैं ना बाबूजी कि मोहन जी अनाथ हैं, उनका परिवार के साथ रहने का बहुत मन करता है, इसलिए मोहन जी ने मुझे भेज दिया यहाँ पे आपको लाने के लिए। आप मेरे साथ चलेंगे ना बाबूजी? बोलिए ना माँ, आप चलेंगी ना मेरे साथ? मैं आपको यहाँ से ले जाने आई हूँ।
पर बेटा तेरे साथ हम दोनों का खर्चा और बढ़ जाएगा तेरी जान को, और वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा बेटी के यहाँ रहना। समाज क्या कहेगा? समाज की किसको परवाह है बाबूजी, और वैसे भी बेटा बेटी में अब कोई फर्क नहीं है। अब बस मैं यही चाहती हूँ बाबूजी कि मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका मिले। मैं और मोहन जी मिलकर आप दोनों की खूब सेवा करना चाहते हैं, ताकि कुछ आशीर्वाद कमा सकें। माँ आप चलेंगी ना मेरे साथ? तू तो आज वरदान बन के हम दोनों के सामने आ गई बेटा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम दोनों कहाँ जाएंगे, जब हमारे पास रहने का ठिकाना ही नहीं है। तो एक आसरा अगर मिला है तो उसके लिए हम भला मना कैसे कर सकते हैं। इसलिए बेटा मैं जरूर चलूंगी तेरे साथ। तो फिर चलिए माँ। ठीक है संजीव बेटा, मैं और तेरे बाबूजी मेघना के साथ जा रहे हैं। अब तू आराम से रहना इस घर में, और हमेशा खुश रहना, क्योंकि तेरे सिर से बोझ जो उतर जाएगा। चल मेघना बेटा, कहाँ चलना है? ये मेघना के पापा कहाँ रह गए अभी तक? आए क्यों नहीं? खाना भी ठंडा हो रहा है इनका। किसका इंतजार कर रही हो यहाँ खड़े होके? आ गए आप? आपका इंतजार कर रही थी। आ जाइए, खाना ठंडा हो रहा है आपका। दामाद जी और बच्चों ने खाना खा लिया? आपको तो पता है ना, आपसे पहले कोई भी खाना नहीं खाता है। और वैसे भी मेघना अभी कहीं गई हुई है। भगवान ऐसी बेटी और दामाद सबको दे। कोई अपना बेटा भी क्या सम्मान देगा जो हमारे दामाद ने हमको दिया है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली। हमारी मेघना कितनी खुश है ना दामाद जी के साथ, और अब तो हम भी खुश रहने लगे हैं यहाँ पे। इतने खुश तो हम तब भी नहीं थे जब हमारे पास सब कुछ था। हमारी बेटी के पास बहुत पैसा तो नहीं है, और अपनापन और सम्मान बहुत है उसके पास। छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ कैसे ढूंढते हैं, ये तो मैंने अपनी बेटी से ही सीखा है। आ गई बेटा तू? कहाँ गई थी तू? वो जो इतने दिनों से कपड़ों की सिलाई कर रही थी ना माँ, मैं वही कपड़े तैयार हो गए थे तो वही देने गई थी उनके घर। और पता है माँ, आज उन्होंने ना पैसे भी दे दिए मुझे। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये लीजिए माँ, ये पैसे दिए उन्होंने। उन्हें मेरा काम बहुत पसंद आया है। और पता है माँ, उन्होंने एक और नया ऑर्डर दे दिया है मुझे। वो कह रहे थे उनके घर में ना अगले महीने शादी है, तो शादी के सारे कपड़े मैं ही सिलूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब मेरी बेटी है ही इतनी गुनी। सिलाई बुनाई कढ़ाई में तो तेरा बचपन से ही शौक था बेटा, और आज तूने उसे कमाई का जरिया बना लिया। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ बेटा। माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसे ही मन लगा के काम करती रहूँ। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटा। पता है बाबूजी, धीरे धीरे मुझे काम मिलने लगा है। अब मैं धीरे धीरे आप लोगों की सारी जरूरतें पूरी कर पाऊंगी। अब आपकी बेटी भी कमाने लगी है बाबूजी। भैया आप यहाँ? आइए भैया, अंदर आइए। पर आपके साथ भाभी नहीं आई? क्या हुआ भैया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? कुछ तो बोलिए भैया, हुआ क्या है? मेघना, मुझे बिजनेस में बहुत लॉस हो गया। भैया बिजनेस में नफा नुकसान तो चलता ही रहता है, आप इतना रो क्यों रहे हैं? इसके अलावा भी कोई बात है क्या भैया? वो मीनाक्षी भी मुझे छोड़ के चली गई। पर क्यों भैया, भाभी आपको छोड़ के क्यों चली गई? क्योंकि बिजनेस में लॉस के चलते मैं मीनाक्षी की जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहा था। आप अंदर आइए पहले भैया, अंदर बैठ के बात करते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं भैया, पर भाभी को आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। एक पत्नी को अपने पति के हर सुख दुख में साथ देना चाहिए। कोई बात नहीं है भैया, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। आप ज्यादा परेशान मत हो। मुझे लगता है आपने तो कुछ खाया भी नहीं होगा। चलिए आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। इन दिनों तो मधुर भैया भी काफी परेशान चल रहे हैं। मधुर परेशान चल रहा है? पर क्यों? माँ, वो डॉक्टर ने उन्हें बोल दिया कि वो कभी बाप नहीं बन सकते। पिछले 2 सालों से भाभी का इलाज करा रहे हैं भैया, पर अब तो डॉक्टरों ने भी मना कर दिया है। अरे संजीव भैया आए हुए हैं और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। आपको कहाँ बताते, आप तो यहाँ थे ही नहीं। कहाँ गए हुए थे आप? बाबूजी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो दामाद जी, क्या जरूरी बात करनी है? बाबूजी वो आपने जो जमीन दी थी ना मेघना को गाँव वाली, हाँ हाँ वो जमीन, क्या हुआ उस जमीन का? बाबूजी आज सुबह एक ग्राहक आया था मेरे पास उस जमीन को खरीदने के लिए। वो उस जमीन को खरीदना चाह रहा था बाबूजी। वो कह रहा था अगर हम उसे अपनी जमीन बेच देंगे तो हमें मुंह मांगे पैसे देगा। पर बाबूजी मैंने तो उसे मना कर दिया। पर बेटा अगर वो जमीन के मुंह मांगे पैसे दे रहा है तो बेच दो ना जमीन को। उस जमीन को रख के भी क्या करोगे? पर बाबूजी वो तो आपका मेघना को दिया हुआ आशीर्वाद है ना, तो उस जमीन को भला मैं बेचने वाला कौन होता हूँ? पर बेटा मेघना और तुम अलग अलग थोड़ी हो, अगर बेचना चाहो तो तुम बेच सकते हो उसे। हाँ बाबूजी ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं। चलो पहले मैं संजीव भैया से तो मिल लूँ। और बताइए संजीव भैया, आज आप हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? संजीव भैया बहुत परेशान है। परेशान है? पर क्यों? संजीव भैया को बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, उसी के चलते वो परेशान है। क्योंकि संजीव भैया ने बैंक से लोन ले रखा था और अब वो लोन पटा नहीं पा रहे हैं। अगर वो लोन नहीं पटा पाए तो बैंक वाले उनकी कंपनी पे कब्जा कर लेंगे। तो भैया की कंपनी बस डूबने की कगार पे है, इसीलिए परेशान है भैया। अच्छा इतना कुछ हो गया संजीव भैया के साथ? बाबूजी अगर हम वो जमीन बेच देते हैं तो क्या हम संजीव भैया की मदद कर पाएंगे? पर बेटा वो जमीन तो तुम लोगों की है। पर बाबूजी संजीव भैया भी तो हमारे ही है ना। अगर संजीव भैया के सुख दुख में हम काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? बाबूजी अगर आपकी रजामंदी हो तो उस जमीन को हम बेच देते हैं। सचमुच मेरे दामाद का दिल बहुत बड़ा है, उसे अपनी नहीं दूसरों की फिक्र है। कौन दूसरा माँ? यहाँ तो मुझे सब अपने ही नजर आ रहे हैं।
ठीक कहा बेटा तुमने। अच्छे लोगों के बारे में मैंने आज तक सिर्फ सुना था, आज अपने आंखों से देख भी लिया। तुम सचमुच बहुत अच्छे इंसान हो। मेघना की तो किस्मत खुल गई तुम्हारे जैसा पति पाके। उस जमीन की मुंह मांगी कीमत पाके तो तुम राजाओं की तरह जीवन जी सकते थे, पर तुमने अपने लिए नहीं हमारे बारे में सोचा। मैं तो हमेशा के लिए आपका कर्जदार हो गया। माँ, क्या आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी अब? मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। अब मेरे साथ शहर वापस चलिए। बोलिए ना माँ, आप और बाबूजी मेरे साथ घर वापस चलेंगे ना? नहीं, मैं मोहन बेटे के साथ ही रहूंगी। तुम सब अपनी जिंदगी में खुश रहो, ये मैं भगवान से दुआ करूंगी। पर अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने बेटी दामाद के पास ही रहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आपने एक बार फिर मुझे अनाथ होने से बचा लिया। फिर उस शहर में अकेले रह के मैं क्या करूँगा? मैं भी अब तुम लोगों के साथ ही यहीं रहूँगा, गाँव में। क्यों मोहन जी, मैं आप लोगों के साथ यहाँ रह सकता हूँ ना? भैया, इससे ज्यादा खुशी की बात तो मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। कितना अच्छा लगेगा जब सारा परिवार एक साथ होगा। काश मधुर भैया भी हमारे साथ होते। मैं तुम लोगों के साथ इसीलिए रहना चाहता हूँ कि मुझे अब पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे बस आप लोगों का साथ चाहिए। और मेघना, मोहन बाबू को लेके तेरा फैसला बिल्कुल सही था। हम चाह के भी ना मोहन बाबू जैसा इंसान तेरे लिए नहीं ढूंढ पाते। सचमुच मोहन जी बहुत अच्छे इंसान है।